नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर। आज का हमारा अध्याय है इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं इंडस्ट्री, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बड़ी सी फैक्ट्री, चिमनी से धुआं निकल रहा है ना? बिल्कुल। पर ये पूरी कहानी नहीं है। इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, तो आज हम इसी को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। देखिए, इंडस्ट्री का सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह या एक ऐसी प्रक्रिया जहां हम कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल्स को, हमारे काम आने वाली चीजों में, फिनिश गुड्स में बदलते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कपास का। कपास एक कच्चा माल है जो खेत से आता है। सही। और जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उससे धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है। तो वो कपड़ा एक तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड हो गया। या जैसे लकड़ी से कागज बनाना। और ये अध्याय जरूरी क्यों है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी हैं। इनसे लोगों को रोजगार मिलता है, मतलब जॉब्स मिलती हैं। और देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मजबूत होती है। हाँ, और इसे अपने डेली लाइफ से जोड़कर देखिए। सुबह उठने से लेकर मतलब रात को सोने तक हम कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं? अनगिनत। टूथब्रश, हमारी नोटबुक, साइकिल, हमारा फोन, कपड़े, ये सब कहाँ बनती है? ये सब किसी ना किसी इंडस्ट्री में ही बनती हैं। बिल्कुल सही। तो छात्रों, ये अध्याय बहुत ही रोचक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझने में बहुत आसान है। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आसानी से बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो हमारा पहला खंड है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि इंडस्ट्री है क्या, अर्थव्यवस्था का कौन सा हिस्सा है और ये काम कैसे करती है। हाँ, इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हम ध्यान देंगे, जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहली पंक्ति है, दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, एडिंग वैल्यू एंड केटरिंग टू ह्यूमन नीड्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, उसके 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हाँ, इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। इसका मुख्य काम, जैसा हमने अभी बात की, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना है। और जब ऐसा होता है तो उस माल की कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं ना? बिल्कुल, यही वैल्यू एडिशन है और वो चीज फिर हमारी जरूरतों को पूरा करती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं जो परीक्षा में भी आप लिख सकते हैं। किसान जो खेत में गन्ना उगाता है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। हाँ, क्योंकि वो सीधे प्रकृति से जुड़ा है। एग्जैक्टली। अब जब उस गन्ने को फैक्ट्री में ले जाकर उससे चीनी बनाई जाती है तो ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। यही इंडस्ट्री है। अब सोचिए, गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत में कितना फर्क होता है? बहुत ज्यादा। चीनी की कीमत गन्ने से कई गुना ज्यादा होती है। बस इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं। और यहाँ एक एग्जाम टिप भी है। एक नंबर के प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि इंडस्ट्रीज बिलोंग टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो उसका जवाब क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर। अब यहाँ एक चित्र भी है जो एक प्रोडक्ट की पूरी यात्रा को दिखाता है। सबसे पहले है रॉ मटेरियल्स, जैसे जंगल से लकड़ी काटना। ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। फिर उस लकड़ी को फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेसिंग करना, उससे कागज बनाना, ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी, मतलब इंडस्ट्री का काम। और फिर फिनिश्ड गुड्स, यानी उस कागज से बनी किताब का दुकान पर बिकना और हम तक पहुंचना। तो ये पूरी एक चेन है। बिल्कुल। अब अगली पंक्ति देखते हैं। ये एक कोट है, इंडस्ट्रीज आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, converting natural resources into valuable products that improve our quality of life. ये बहुत पावरफुल लाइन है। इसका अर्थ है कि उद्योग, मतलब इंडस्ट्रीज, किसी भी देश के आर्थिक विकास के इंजन की तरह हैं। इंजन की तरह कैसे? जैसे एक इंजन पूरी ट्रेन को खींचकर आगे ले जाता है ना? हाँ। वैसे ही उद्योग देश की पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों को, जैसे खनिज, लकड़ी, पानी, इनको मूल्यवान उत्पादों में बदलते हैं और उन उत्पादों से हमारा जीवन बेहतर होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। सही। अब इस सेक्शन का आखिरी एग्जाम पॉइंट, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उद्योगों को
बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्हें अलग-अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये 3 आधारों पर किया जाता है। कौन-कौन से? पहला उनके कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल्स के आधार पर, दूसरा उनके आकार साइज के आधार पर, और तीसरा उनके मालिक मतलब ओनरशिप के आधार पर। और ये वर्गीकरण हम आगे अध्याय में विस्तार से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अब हम इंडस्ट्री की परिभाषा को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। हमारा अगला सेक्शन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसकी परिभाषा है, इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ सामान बनाने वाली फैक्ट्री समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग। पर ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री एक बहुत व्यापक, एक ब्रॉड टर्म है। इसमें 3 तरह की आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। और परीक्षा में ये परिभाषा सीधी 2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो छात्रों को ये तीनों पॉइंट जरूर लिखने चाहिए। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड। इसका मतलब है कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे चित्र में दिखाया गया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहां लोहे से स्टील और फिर स्टील से कई तरह की चीजें जैसे गाड़ियां, बर्तन, मशीनें, ये सब बनाया जाता है। हाँ, कपड़ा उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब दूसरा पॉइंट। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है धरती के अंदर से खनिजों को निकालना, माइनिंग। जैसे कोयले की खदानों से कोयला निकालना, ये भी एक प्रकार का उद्योग है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री। अच्छा, तो माइनिंग भी एक इंडस्ट्री है। हाँ। इसी तरह लौह अयस्क मतलब आयरन ओर या तांबा निकालना, ये सब मिनरल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सेवाएं प्रदान करना। पर ये इंडस्ट्री कैसे हुई? इसका मतलब है लोगों को सेवाएं देना, जैसे पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री। इसमें होटल, ट्रांसपोर्ट, टूर गाइड, ये सब सेवाएं शामिल हैं। ये सब मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते हैं। अच्छा, तो बैंकिंग, आईटी इंडस्ट्री, ये भी सर्विस इंडस्ट्री हैं? एग्जैक्टली। ये सब भी सर्विस इंडस्ट्री के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो अब आते हैं एग्जाम पॉइंट पर। Industries include activities related to manufacturing, mining and services. हाँ, तो इस बिंदु को फिर से दोहरा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। परीक्षा में इंडस्ट्री की परिभाषा लिखते समय इन तीनों पहलुओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कौन-कौन से? Manufacturing, mining and services. वेरी गुड। तो जैसा कि हमने समझा, उद्योग कई प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हें किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। हमारा अगला सेक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहली पंक्ति है, Industries are classified on the basis of raw materials, size and ownership. तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी, उद्योगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उन्हें 3 मुख्य आधारों पर, 3 मेन बेसिस पर बांटते हैं। पहला आधार क्या है? पहला आधार है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड, मतलब कच्चा माल। उद्योग में किस तरह का कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मतलब वो कच्चा माल खेती से आ रहा है या समुद्र से या फिर खदानों से? बिल्कुल, इसी से उसका प्रकार तय होता है। ठीक है। दूसरा आधार? दूसरा आधार है बेस्ड ऑन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का पैमाना, या इसे हम आसान भाषा में साइज भी कहते हैं। तो इसमें क्या देखा जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि उद्योग कितना बड़ा है। क्या वो भरपेट चलने वाला एक छोटा सा कुटीर उद्योग है, या एक छोटी फैक्ट्री है, या फिर एक बहुत बड़ा कारखाना है। समझ गया। और तीसरा आधार? तीसरा आधार है बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब स्वामित्व, यानी उस उद्योग का मालिक कौन है। हाँ, क्या वो किसी एक व्यक्ति का है, प्राइवेट है, या वो सरकार का है, पब्लिक है, या फिर दोनों ने मिलकर खोला है, जॉइंट सेक्टर है, ये सब इसमें आता है। ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम पॉइंट है, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस टू स्टडी देम इजीली। हाँ, इस बात पर हम जोर देना चाहते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हम दुनिया में जो हजारों तरह के उद्योग हैं, उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ और समझ सकें। तो अब हम वर्गीकरण के पहले आधार यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकारों को एक-एक करके विस्तार से देखेंगे। बिल्कुल। हमारा अगला सेक्शन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। पहली लाइन है,
Industries are classified based on the type of raw material they use. इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जैसा कच्चा माल वैसा उद्योग का नाम और प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हाँ, तो यूज प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री। तो एग्रो यानी एग्रीकल्चर, ये वो उद्योग हैं जो अपना कच्चा माल खेती से मतलब प्लांट से और पशुपालन से मतलब एनिमल से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण बहुत आसान है, जैसे टमाटर से सॉस या केचप बनाना, ये फूड प्रोसेसिंग है। हाँ, कपास से कपड़ा बनाना, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दूध से पनीर, मक्खन या दही बनाना, ये डेयरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है। और जानवरों की खाल से जूते या बैग बनाना, वो लेदर इंडस्ट्री है। ये सभी कृषि आधारित एग्रो बेस्ड उद्योग है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यूज मिनरल ऑर्स, दीज आर फीडर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये वो उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों को, मिनरल ऑर्स को अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फीडर इंडस्ट्रीज। फीडर इंडस्ट्रीज, इसका क्या मतलब है? इन्हें फीडर इंडस्ट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो उत्पाद होते हैं जैसे लोहा और स्टील, हाँ, वो दूसरे कई उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कार बनाने वाली कंपनी है, उसे कार बनाने के लिए क्या चाहिए? स्टील चाहिए, लोहा चाहिए। बिल्कुल, और वो स्टील उसे कहाँ से मिलेगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। तो एक तरह से स्टील इंडस्ट्री कार इंडस्ट्री को फीड कर रही है, उसे कच्चा माल दे रही है। अच्छा, इसलिए ये फीडर इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही है। ठीक है। अब तीसरा प्रकार है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन मतलब समुद्र। तो यूज सी एंड ओशन प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स सी फूड प्रोसेसिंग, फिश ऑयल इंडस्ट्री। ये तो नाम से ही साफ है, ये वो उद्योग हैं जो अपना कच्चा माल समुद्रों और महासागरों से प्राप्त करते हैं। हाँ, जैसे मछली को पकड़कर साफ करके पैक करके बेचना, ये सी फूड प्रोसेसिंग हो गया। या फिर मछली का तेल निकालना, फिश ऑयल इंडस्ट्री। यस, सही। ये सब मरीन बेस्ड हैं। बिल्कुल। और चौथा प्रकार है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट यानी जंगल, यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स पल्प एंड पेपर, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स। तो ये वो उद्योग हैं जो अपना कच्चा माल जंगलों से प्राप्त करते हैं। हाँ, जैसे लकड़ी। लकड़ी से हम क्या क्या बनाते हैं? मेज, कुर्सी, दरवाजे, फर्नीचर। करेक्ट। तो फर्नीचर इंडस्ट्री एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। इसी तरह लकड़ी की लुगदी मतलब पल्प से कागज बनता है, तो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री भी इसी में आएगी। और फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों से बनती है, इसलिए फार्मास्यूटिकल्स भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एक उदाहरण है। बहुत बढ़िया। तो अब इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट देखते हैं। रॉ मटेरियल्स डिसाइड द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल। इस बात पर फिर से जोर देना है कि किसी भी उद्योग का जो प्रकार है वो उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल से ही तय होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। और परीक्षा में किसी भी प्रकार के 2 उदाहरण पूछे जा सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ। तो कच्चे माल के बाद अब हम उद्योगों को उनके आकार के आधार पर समझेंगे। हमारा अगला सेक्शन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। बिल्कुल। तो पहली पंक्ति है, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ साइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फैक्ट्री कितनी जगह में फैली है। यहाँ साइज का मतलब 3 चीजों से। कौन सी 3 चीजें? पहला, उद्योग में कितना पैसा लगा है, मतलब कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। दूसरा, कितने लोग काम करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। और तीसरा, कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, तो इन तीनों चीजों से मिलकर साइज तय होता है। हाँ, तो इस आधार पर पहला प्रकार है कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। होम बेस्ड हैंडमेड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स बास्केट वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स। ये सबसे छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कॉटेज का मतलब ये कुटिया या घर। ये कारीगरों द्वारा, आर्टिजन्स द्वारा अपने घर पर ही चलाए जाते हैं। और इनमें पैसा भी बहुत कम लगता होगा। बिल्कुल, बहुत कम पूंजी लगती है और उत्पाद ज्यादातर हाथ से बनाए जाते हैं, हैंडमेड। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम या नहीं होता, जैसे टोकरी बनाना, बास्केट वीविंग, या कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, पॉटरी। हाँ, या हाथ से कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सब हैंडीक्राफ्ट्स इसी में आते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेस कैपिटल, सिंपल टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल्स सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग। ये कुटीर उद्योगों से कॉटेज इंडस्ट्रीज से बड़े होते हैं। इनमें पैसा और तकनीक दोनों कॉटेज इंडस्ट्रीज से ज्यादा, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री से बहुत कम लगते हैं। एग्जैक्टली।
ये घर के बाहर छोटी वर्कशॉप या छोटी फैक्ट्री में चलाए जाते हैं, जैसे सिल्क की बुनाई के लिए हाथ की जगह पावर लूम का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। या फिर छोटे पैमाने पर अचार, पापड़ या जैम बनाना, वो भी स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है। अब तीसरा और सबसे बड़ा प्रकार, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ह्यूज कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी, लार्ज प्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स? ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी। ये बहुत बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है लार्ज स्केल। इन्हें बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, करोड़ों अरबों में। और टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड होती होगी। हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनें, रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। और यहाँ उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, मास प्रोडक्शन। जैसे कार बनाने के कारखाने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। या फिर भारी मशीनें बनाने वाले उद्योग, जैसे क्रेन, बुलडोजर। बिल्कुल। तो अब इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लार्जर इंडस्ट्रीज नीड मोर कैपिटल, मशीन्स एंड वर्कर्स। हाँ, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर प्रश्न अक्सर 3 या 5 अंकों में आता है। तो छात्रों को कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ वर्कर्स और एग्जाम्पल्स के आधार पर अंतर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। एक टेबल बनाकर पॉइंट्स में अंतर लिखना सबसे अच्छा तरीका है। तो अब हम वर्गीकरण के तीसरे और अंतिम आधार पर आते हैं, यानी स्वामित्व या ओनरशिप। हमारा अगला सेक्शन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। पहली पंक्ति है, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हु ओन्स एंड मैनेजेस देम। इसका सीधा सा मतलब है कि उद्योग का मालिक कौन है और उसे चलाता कौन है। तो इस आधार पर पहला प्रकार है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र। इन उद्योगों के मालिक कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। और इनका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट मेकिंग। भारत में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिरला ग्रुप। ठीक है। अब दूसरा प्रकार, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र। इन उद्योगों की मालिक और संचालक सरकार होती है। इन्हें PSUs भी कहते हैं, है ना? हाँ। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हाँ। इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों को सेवाएं देना और देश की जरूरतों को पूरा करना भी होता है। जैसे HAL, जो हमारी सेना के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनाती है, या SAIL, जो स्टील बनाती है। भील भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। अब तीसरा प्रकार है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लिमिटेड, जॉइंट मतलब संयुक्त। तो इन उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सरकार और किसी निजी कंपनी या व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से जॉइंटली किया जाता है। मतलब इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों की हिस्सेदारी होती है। हाँ, इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है मारुति उद्योग लिमिटेड, जो अब मारुति सुजुकी है। इसे भारत सरकार और जापान की सुजुकी कंपनी ने मिलकर शुरू किया था। अच्छा, ये जॉइंट सेक्टर का उदाहरण है। था, अब ये प्राइवेट हो गई है, पर शुरुआत इसकी जॉइंट सेक्टर में हुई थी। अब चौथा और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स। एग्जाम्पल्स, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी। कोऑपरेटिव यानी सहकारी। ये एक बहुत ही खास तरह का ओनरशिप मॉडल है। इन उद्योगों के मालिक और संचालक कोई बड़ा उद्योगपति या सरकार नहीं होती। नहीं, इसके मालिक होते हैं कच्चे माल के उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, या फिर कारीगर और श्रमिक यानी वर्कर्स, वो स्वयं होते हैं। और जो मुनाफा होता है वो भी उन्हीं में बंटता है। एग्जैक्टली। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जहां गुजरात के लाखों दूध उत्पादक किसान ही इसके मालिक हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। हाँ, इसी तरह बिहार में सुधा डेयरी और लिज्जत पापड़, ये भी सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बहुत सफल उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट है ओनरशिप डिसाइड्स कंट्रोल, प्रॉफिट शेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। बिल्कुल।
छात्रों को ये समझना चाहिए कि स्वामित्व से, ओनरशिप से ही यह तय होता है कि उद्योग पर कंट्रोल किसका होगा, उसका मुनाफा किसे मिलेगा और उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। ये एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में आ सकता है। बिल्कुल। तो अब जब हमने उद्योगों के प्रकार समझ लिए हैं, तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी फैक्ट्री या उद्योग कहीं भी क्यों नहीं लगा दिया जाता। हाँ, उसकी जगह तय करने के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं। तो आइए अब उन कारणों को समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहली पंक्ति है, इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट प्लेसेस वेयर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इजीली अवेलेबल। इसका मतलब है कि उद्योग ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहां उन्हें चलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो आसानी से और सस्ते में मिल जाएं। तो ये कौन-कौन सी जरूरी चीजें हैं? चलिए एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारक है रॉ मटेरियल्स, यानी कच्चा माल। हाँ, उद्योग को कच्चे माल के स्रोत के पास लगाना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर तब जब कच्चा माल बहुत भारी हो या जल्दी खराब होने वाला हो। इसका कोई उदाहरण? बिल्कुल, चीनी मिलें वो हमेशा गन्ने के खेतों के पास लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि गन्ना बहुत भारी होता है और कटने के 24 घंटे के अंदर अगर उसका रस न निकाला जाए तो वो सूखने लगता है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाने के लिए और गन्ने को खराब होने से बचाने के लिए। एग्जैक्टली। दूसरा कारक है लैंड, यानी जमीन। ये तो ऑब्वियस है, उद्योग लगाने के लिए बड़ी जगह चाहिए। तो जहां सस्ती और समतल जमीन आसानी से मिल जाएगी, वहां उद्योग लगाना आसान होगा। तीसरा वाटर, पानी। पानी बहुत सारे उद्योगों के लिए जीवन रेखा की तरह है, जैसे स्टील उद्योग में या कपड़ा उद्योग की रंगाई में या कागज उद्योग में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसीलिए ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज किसी नदी या बड़े जल स्रोत के पास लगाई जाती हैं। बिल्कुल। अगला कारक है लेबर, श्रमिक या मजदूर। हाँ, उद्योग को चलाने के लिए लोग तो चाहिए ही। कुशल मतलब स्किल्ड और अकुशल मतलब अनस्किल्ड, दोनों तरह के मजदूरों की जरूरत होती है। तो उद्योग अक्सर वहां लगते हैं जहां सस्ते और पर्याप्त संख्या में मजदूर मिल जाएं। अगला है पावर, यानी बिजली। मशीनें किससे चलेंगी? बिजली से। तो बिना 24 घंटे कंटिन्यूस बिजली सप्लाई के कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। ठीक है, फिर आता है कैपिटल, यानी पूंजी या पैसा। उद्योग शुरू करने, जमीन खरीदने, मशीनें लगाने, मजदूरों को सैलरी देने, इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए। तो जहां बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छी होती हैं और जहां निवेशक आसानी से पैसा लगाने को तैयार होते हैं, वहां उद्योग ज्यादा लगते हैं। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ये भी बहुत जरूरी है। कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए और फिर तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? सड़कें, रेलवे, बंदरगाह। हाँ, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए। जहां ये सुविधाएं होती हैं, वहां उद्योग लगाना फायदेमंद होता है। और आखिरी कारक है मार्केट, यानी बाजार। हर इंडस्ट्री अपना माल बेचने के लिए बनाती है। तो अगर आपका बाजार पास में है तो आपका तैयार माल जल्दी बिकेगा और आपकी परिवहन लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। तो ये सारे कारक मिलकर तय करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। हाँ, अब इसमें एक और चीज है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। Government provides incentives like subsidized power, better transport and infrastructure. इसका मतलब है कि कभी-कभी सरकार भी लोकेशन तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, खासकर पिछड़े इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज में। वो कैसे? सरकार चाहती है कि देश का संतुलित विकास हो, इसलिए वो कंपनियों को पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है, इंसेंटिव्स देती है, जैसे सस्ती बिजली देना, टैक्स में छूट देना, अच्छी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना, ताकि कंपनियां वहां फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित हों। बिल्कुल। अब अगले पंक्ति देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब कहीं कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो वहां सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगती। और क्या क्या होता है? वहां काम करने के लिए हजारों लोग आते हैं। फिर उन लोगों के रहने के लिए घर बनते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनते हैं, उनके इलाज के लिए अस्पताल बनते हैं, उनकी जरूरतों के लिए बाजार बनते हैं। और धीरे धीरे वो छोटी सी जगह एक बड़े शहर में बदल जाती है। हाँ, भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं। टाटा स्टील का प्लांट लगने के बाद ही वो पूरा शहर बसा। बिल्कुल। तो इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज।
हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आ सकता है। छात्रों को इन सभी कारकों को याद करना चाहिए और प्रत्येक को 2-3 पंक्तियों में समझाने का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल, एक फ्लो चार्ट बनाकर भी इसे याद रखा जा सकता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है। देखिए, इसमें पहली लाइन है, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। हाँ, इसका मतलब है कि एक औद्योगिक तंत्र में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, इनपुट यानी निवेश। दूसरा, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। और तीसरा, आउटपुट यानी उत्पाद। बिल्कुल, कोई भी इंडस्ट्री इन्हीं 3 चरणों में काम करती है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। सोचकर बताइए, अगर आपको चाय बनानी है तो क्या क्या चाहिए? चाय बनाने के लिए पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध। हाँ, तो ये सब हो गए आपके इनपुट्स। अच्छा, ये इनपुट है। फिर आप उसे गैस पर उबालते हैं, छानते हैं। ये क्या हुआ? ये प्रोसेस हो गया। सही, ये हो गया प्रोसेस। और अंत में जो कप में तैयार चाय मिलती है वो है आउटपुट। समझ गई। तो उद्योग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। एकदम ऐसे ही। अब इसे एक इंडस्ट्री के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कपड़ा उद्योग, तो उसके इनपुट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो कॉटन यानी कपास। यस। कच्चा माल। हाँ, कपास हो गया रॉ मटेरियल। लेकिन क्या सिर्फ कपास से काम चलेगा? नहीं, काम करने वाले लोग भी चाहिए, मतलब लेबर। बिल्कुल, लेबर यानी श्रमिक, मजदूर, इंजीनियर्स, इनके बिना कोई मशीन नहीं चल सकती। और उस कपास को फैक्ट्री तक लाने और फिर तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट। बहुत बढ़िया, ट्रांसपोर्ट। इनके अलावा जमीन, बिजली, पानी और सबसे जरूरी चीज पैसा, कैपिटल। हाँ, पैसा यानी पूंजी। ये सब मिलके बनते हैं इनपुट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया निवेश। अब आती है प्रोसेसेस यानी प्रक्रिया। जी। इसमें वो सभी गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज आती हैं जिनसे कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। जैसे कपास के मामले में? कपास के मामले में सबसे पहले जिनिंग यानी कपास से बीज को अलग करना। अच्छा। फिर स्पिनिंग मतलब रुई से धागा बनाना। जी। फिर वीविंग यानी धागे से कपड़ा बनाना। और ये सब कहाँ होता है? ये सारी प्रक्रियाएं अक्सर शहरों में या उसके आसपास की फैक्ट्रियों में होती हैं। और आखिर में आता है आउटपुट्स यानी उत्पाद। हाँ, यह वह अंतिम उत्पाद है, फाइनल प्रोडक्ट, जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है। जैसे हमारे उदाहरण में एक शर्ट, एक कमीज। बिल्कुल। तो पूरा फ्लो देखिए, कॉटन से क्लॉथ बना, क्लॉथ से शर्ट बनी और फिर वो लोगों तक पहुंची। मतलब हर कदम पर उस चीज की कीमत और उपयोगिता दोनों बढ़ गई। यही पॉइंट है। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग इस औद्योगिक तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। एग्जाम के लिए इसमें क्या जरूरी है? एग्जाम के लिए एक परिभाषा बहुत जरूरी है। जी। इन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। तो मतलब एक औद्योगिक तंत्र में कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार उत्पादों में बदला जाता है। हाँ, इसे याद कर लीजिए। एग्जाम में 1 नंबर में यह सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इंडस्ट्रियल रीजन्स। जी, जब एक ही जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो उस पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल रीजन या औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर क्यों इकट्ठा हो जाती हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, किताब में लिखा है, इंडस्ट्रीज टेंड टू क्लस्टर इन रीजन्स where raw materials, labor and markets are easily available. क्लस्टर मतलब एक समूह या झुंड में। हाँ, उद्योग अक्सर उन क्षेत्रों में एक समूह में विकसित होते हैं जहां कच्चा माल, श्रमिक और बाजार आसानी से मिल जाएं। तो इसके फायदे क्या होते हैं? कई फायदे हैं। पहला तो है संसाधनों तक आसान पहुंच। जब उद्योग पास पास होते हैं तो उन्हें कच्चा माल और बिजली पानी जैसी सुविधाएं आसानी से और सस्ते में मिल जाती हैं। और परिवहन और बाजार का भी फायदा होता होगा? बिल्कुल। एक औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें, रेलवे लाइनें अच्छी होती हैं। तैयार माल बेचने के लिए बाजार भी पास में ही होता है। और काम करने वाले लोग भी आसानी से मिल जाते होंगे? हाँ, स्किल्ड लेबर यानी कुशल श्रमिक। उस क्षेत्र में कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि यहाँ रोजगार के अवसर हैं। दुनिया के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं? दुनिया में देखें तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। ये वो इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। और भारत में? ये तो एग्जाम के लिए जरूरी होगा। बहुत जरूरी। भारत के नक्शे पर इन क्षेत्रों को पहचानना जरूरी है, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर।
यहाँ कपड़ा, आईटी और ऑटोमोबाइल उद्योग हैं। और बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। हाँ, वहाँ आईटी उद्योग बहुत विकसित है। फिर कोलकाता के पास हुगली रीजन, जो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन भी तो कपड़ा उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। जी, और फिर आता है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। ये भारत का खनिज हृदय है। यहाँ लोहा, इस्पात, कोयला जैसे उद्योग हैं। और दक्षिण में? दक्षिण में विशाखापट्टनम, गंतुर बेल्ट है, जहाँ जहाज निर्माण और इस्पात उद्योग है। और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम क्लस्टर। और उत्तर में? गुड़गांव, दिल्ली, मीरठ रीजन। हाँ, यहाँ गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई तरह के उद्योग हैं। एग्जाम में इससे जुड़ा क्या सवाल आ सकता है? देखिए, एक सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाई डू इंडस्ट्रीज फॉर्म क्लस्टर्स और रीजन्स? अच्छा, उद्योग समूहों या प्रदेशों का निर्माण क्यों करते हैं? हाँ, और उसका जवाब इस वाक्य में है, इंडस्ट्रियल रीजन्स फॉर्म ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल्स, लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट्स, क्रिएटिंग क्लस्टर्स फॉर एफिशिएंसी। तो जवाब में लिखना है कि कच्चा माल, श्रमिक, परिवहन और बाजार की उपलब्धता के कारण उद्योग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे उनकी कार्य कुशलता यानी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। अब इसी से जुड़ा एक और मुद्दा आता है। जहां उद्योग विकास लाते हैं, वहीं कभी-कभी लापरवाही या तकनीकी खराबी के कारण भयानक हादसे भी हो जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा अगला सेक्शन है इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। औद्योगिक आपदाएं। जी, industrial disasters are accidents in industries that cause serious harm to people and the environment. मतलब ये उद्योगों में होने वाली वे दुर्घटनाएं हैं जिनसे लोगों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। सही। और इनके कारण कई हो सकते हैं, जैसे गैस लीक्स यानी जहरीली गैसों का हवा में फैल जाना, या इक्विपमेंट फेलियर मतलब मशीनों का खराब हो जाना। हाँ, और सबसे बड़ा कारण होता है नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, सुरक्षा नियमों का पालन ना करना। इसका सबसे भयानक उदाहरण तो हमारे देश में ही है, भोपाल गैस त्रासदी। निस्संदेह 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की कीटनाशक पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग आज भी उसके प्रभाव से पीड़ित हैं। हाँ, ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा और दुखद उदाहरण है। किताब में चीन का भी एक उदाहरण है। जी, गाओकियाओ गैस ब्लोआउट, चाइना, जो 2005 में हुआ था। वहां एक गैस की कुएं में विस्फोट हो गया था, जिससे बहुत से लोगों की जान गई थी। इन आपदाओं का असर कितना गहरा होता है? बहुत गहरा। जैसा कि लिखा है, अफेक्ट्स ह्यूमंस, एनिमल्स एंड नेचर। तो इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों, पेड़ पौधों, हवा, पानी, मिट्टी सब पर पड़ता है। और ये असर सालों साल बना रहता है। तो एग्जाम के नजरिए से हमें इससे क्या सीखना चाहिए? देखिए, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स शो द नीड फॉर सेफ्टी एंड स्ट्रिक्ट रूल्स इन इंडस्ट्रीज। मतलब औद्योगिक आपदाओं से हमें ये सीख मिलती है कि उद्योगों में सुरक्षा और कड़े नियमों की कितनी ज्यादा जरूरत है। हाँ, अगर पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी से क्या सबक मिला, तो यही उसका जवाब है। तो जब हमने आपदाओं के बारे में जान लिया, तो ये समझना भी जरूरी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और यही हमारा अगला सेक्शन है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स, यानी जोखिम कम करने के उपाय। तो इसका मूल विचार क्या है? मूल विचार इस वाक्य में है, स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड प्रोटेक्ट पीपल एंड एनवायरनमेंट। ये वो उपाय हैं जो औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए जाते हैं। जी, इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है सेपरेशन ऑफ एरियाज, क्षेत्रों का पृथक्करण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उद्योगों को रिहायशी इलाकों, मतलब जहां लोग रहते हैं, उनसे बहुत दूर स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में आम लोगों को नुकसान न हो। सही। दूसरा उपाय है पब्लिक अवेयरनेस, यानी जन जागरूकता। मतलब फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को जानकारी देना। हाँ, उन्हें वहां के खतरों और आपातकालीन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि खतरा होने पर क्या करना है, कहाँ जाना है। जैसे इमरजेंसी सायरन का बजना। बिल्कुल। तीसरा उपाय है फायर सेफ्टी सिस्टम्स, अग्नि सुरक्षा प्रणाली। मतलब आग बुझाने के आधुनिक उपकरण। हाँ, जैसे फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, और ये सब हमेशा चालू हालत में होने चाहिए। चौथा उपाय बहुत जरूरी लगता है,
लिमिटेड स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हाँ, खतरनाक और जहरीले रसायनों का भंडारण बहुत कम मात्रा में किया जाना चाहिए। जितना ज्यादा स्टोर करेंगे, दुर्घटना होने पर नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। और पांचवा उपाय है पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण। जी, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण, चाहे वो हवा का हो, पानी का या जमीन का, उसे नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय अपनाने चाहिए। एग्जाम में ये सवाल कैसे पूछे जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सजेस्ट सम मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। अच्छा, औद्योगिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तब आपको ये सभी 5 पॉइंट्स विस्तार से लिखने होंगे। ठीक है, अब हम दुनिया के कुछ बड़े और प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करते हैं। अगला सेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। जी, इसमें हम देखेंगे कि बड़े उद्योग कहाँ और क्यों स्थित हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स। इसका मतलब है कि उद्योग किसी खास जगह पर कुछ विशेष कारणों से लगाए जाते हैं। हाँ, जैसे वहाँ उपलब्ध संसाधन, श्रमिक, तकनीक और बाजार। प्रमुख उद्योग कौन-कौन से हैं? 3 प्रमुख उद्योगों की बात की गई है। पहला, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी लोहा और इस्पात उद्योग। ये एक भारी उद्योग है। हाँ, हेवी इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें कच्चा और तैयार माल दोनों बहुत भारी होते हैं और ये कच्चे माल पर आधारित होता है। मतलब इसे वहीं लगाया जाता है जहां लोहा और कोयला आसानी से मिल जाए। बिल्कुल। दूसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। इसमें तो बहुत सारे श्रमिकों की जरूरत होती है। हाँ, इसीलिए इसे श्रम प्रधान, लेबर इंटेंसिव उद्योग कहते हैं और ये अक्सर बाजार उन्मुख, मार्केट ओरिएंटेड होता है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री। ये कौशल आधारित, स्किल बेस्ड उद्योग है। इसमें पढ़े लिखे और कुशल लोगों की जरूरत होती है। और ये आमतौर पर बड़े शहरी केंद्रों में होता है। जी हाँ, जहाँ अच्छी सुविधाएं होती हैं। अब इन उद्योगों को हम 2 और श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो क्या है? ओल्ड इंडस्ट्रीज यानी पुराने उद्योग, जैसे लोहा इस्पात और सूती कपड़ा उद्योग। ये औद्योगिक क्रांति के समय से चले आ रहे हैं। और दूसरे हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। हाँ, इमर्जिंग या सनराइज इंडस्ट्रीज। इन्हें सनराइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भविष्य के उद्योग हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोटेक। ये अंतर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरूर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मेजर इंडस्ट्रीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज, लेबर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट्स। मतलब दुनिया में प्रमुख उद्योगों का वितरण असमान है क्योंकि हर जगह संसाधन, श्रमिक, बिजली, परिवहन और बाजार एक जैसे नहीं होते। सही। इसी आधार पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। चलिए अब लोहा और इस्पात उद्योग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगला सेक्शन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जी। यह उद्योग इतना खास क्यों है? इसका जवाब इस लाइन में है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक और फीडर इंडस्ट्री फॉर अदर इंडस्ट्रीज। फीडर इंडस्ट्री मतलब पोषक उद्योग जो दूसरों का पोषण करे। बिल्कुल। ये उद्योग दूसरे उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। इसका क्या मतलब हुआ? सोचकर बताइए, स्टील का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? गाड़ियां बनाने में, रेलवे की पटरी बनाने में, घर बनाने में सरिया लगता है, मशीनें बनाने में। हाँ, तो बिना स्टील के कोई दूसरा उद्योग चल ही नहीं सकता। इसीलिए इसे फीडर इंडस्ट्री कहते हैं। अच्छा, अब समझ आया। इस उद्योग का इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा होता है? इसके इनपुट्स हैं आयरन ओर, लौह अयस्क, कोल, कोयला, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लेबर, श्रमिक और कैपिटल, पूंजी। और प्रोसेस? मुख्य प्रक्रिया है स्मेल्टिंग यानी प्रगलन, जिसमें अयस्क को गलाकर धातु निकाली जाती है, और फिर रिफाइनिंग यानी परिष्करण, जिसमें धातु को शुद्ध किया जाता है। और आउटपुट है स्टील यानी इस्पात। जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही कॉमन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। Why is the iron and steel industry called a feeder industry? हाँ, लोहा इस्पात उद्योग को पोषक उद्योग क्यों कहा जाता है? और इसका जवाब यही है कि ये कई अन्य उद्योगों को अपना कच्चा माल प्रदान करता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये एक फीडर इंडस्ट्री है, तो देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन के लिए स्टील क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। हमारा अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील इन मॉडर्न लाइफ। इसकी पहली ही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। स्टील इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हाँ,
इस्पात को आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे Right, स्टील के totally. बिना आधुनिक औद्योगिक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। स्टील में ऐसे क्या गुण होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ है, मैलिएबल है मतलब इसे आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है, और हीट रेजिस्टेंट भी है। और इसके उपयोग तो अनगिनत हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट में देखिए, रेल की पटरियां, गाड़ियां, जहाज सब स्टील से बनते हैं। मशीनरी यानी सभी तरह के औजार और मशीनें भी स्टील से बनती हैं। बिल्डिंग्स में, घरों और पुलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सरिया, एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर और खेती के अन्य उपकरण, मतलब हर जगह स्टील ही स्टील है। हाँ। तो विकास का प्रवाह क्या हुआ? स्टील से इंडस्ट्रीज चलती हैं और इंडस्ट्रीज से देश का विकास होता है। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आए कि एक्सप्लेन व्हाई स्टील इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो क्या लिखना होगा? ये 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपको स्टील के गुण और इन सभी उपयोगों के बारे में विस्तार से लिखना है। तो आज हमने उद्योगों के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने औद्योगिक तंत्र को समझा, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जाना, उनसे जुड़े खतरों और बचाव के उपायों पर भी बात की, और लोहा इस्पात जैसे महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में भी जाना। अब सुनने वालों के लिए एक सवाल है जिस पर वे जरूर सोचें। जरूर पूछिए। सवाल है कि हाउ डू इंडस्ट्रीज हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इंडस्ट्रीज क्रिएट? मतलब उद्योग आर्थिक विकास में कैसे मदद करते हैं और उद्योग क्या समस्याएं पैदा कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं कुछ हिंट दे सकता हूं? बताइए। विकास के लिए जॉब्स यानी रोजगार और प्रोडक्शन यानी उत्पादन के बारे में सोचिए। और समस्याओं के लिए पोल्यूशन यानी प्रदूषण और रिसोर्सेज यानी संसाधनों के खत्म होने के बारे में सोचिए। बिल्कुल सही, इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।